हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक सोंडर्स अपन थ्योरी क्लास से स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 28 अपना चल रहा था, जिसके 3 पार्ट अब तक अपन ने स्टडी कर लिए थे। मैं जल्दी से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो अपन ने अब तक स्टार्ट किया था इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। चैप्टर का नाम था केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जिसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ रहे थे इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न में अपन ने स्टडी किया असेसमेंट, कंप्लीट जितना भी असेसमेंट होता है बेबी को लेकर के वो अपन ने स्टडी किया। देन अपन ने इंटरवेंशंस पढ़े। इंटरवेंशन में अपन ने बेबी जब बर्थ लेता है, बर्थ लेने के बाद में उसको सक्शन करके उसका जो एयर है उसको क्लीन किया जाता है, उसको स्टिमुलेट किया जाता है, बेकअप किया जाता है, ठीक है। और मेटरनल और जो बेबी है उसकी बाउंडिंग बनाई जाती है, रूमिंग इन जिसको अपन बोलते हैं। बच्चे को रेप किया जाता है ब्लैंकेट में उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ आपका स्कोरिंग मेंटेन की जाती है। देन अपन ने स्टडी किया इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर अपन ने वाइटल साइन स्टडी किए, बच्चे के नॉर्मल वाइटल साइन स्टडी किए। बॉडी मेजरमेंट अपन ने स्टडी किया, ठीक है। नॉर्मल उसका लेंथ है, उसका वेट है, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, हेड सर्कम्फ्रेंस, ये सब चीज़ें। फिर अपन ने हेड का एग्जामिनेशन किया। इसमें अपन कंप्लीट हेड टू टू एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो हेड का एग्जामिनेशन किया, ठीक है। उसके अंदर सूचर वगैरह फोंटानेल अपन ने स्टडी किए। देन उसके बाद में अपन ने आईज़ जो है उसका ऑब्जर्वेशन किया, आई असेस की बच्चे की। देन ईयर असेस किया, देन नोज असेस किया, माउथ अपन ने असेस किया। इसके साथ इसकी जो अबनॉर्मल कंडीशंस है लाइक अब ओरल थ्रश ये अपन ने स्टडी किया। देन उसके बाद में नेक अपन ने स्टडी किया। नेक का जो साइज़ है बच्चे के अंदर शॉर्ट पाया जाता है, अपन ने बात की, ठीक है। एक अबनॉर्मलिटी होती है जिसको अपन बोलते हैं टोर्टिकोलिस, ठीक है, जिसके अंदर बच्चे की जो क्लेविकल बोन है वो थोड़ी उठी हुई होती है और जो हेड है वो इंक्लाइंट इनसाइड होता है, जिसको अपन बोलते हैं टोर्टिकोलिस। ये अपन ने स्टडी किया। देन अपन ने चेस्ट के रिलेटेड अपन ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। देन अपन ने स्किन जो है बेबी का स्किन ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। साइनोसिस वगैरह मिलिया, बर्थ मार्क अपन ने स्टडी कर लिए सारे के सारे। देन अब्डोमेन अपन ने चेक किया, उसको असेस किया, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम अपन ने स्टडी किया। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में अपन ने फीमेल बेबी है या मेल बेबी है उनको अलग अलग सेपरेटली स्टडी किया। देन स्पाइन अपन ने स्टडी की। देन एक्सट्रीमिटीज़ अपन ने हाथ पैर जो है वो स्टडी किया, जिसके अंदर अपन ने डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप ये स्टडी किया। तो ये अब तक अपन ने मोटा मोटी स्टडी किया था। आज जो 4th पार्ट है इस वीडियो का, उसमें अपन स्टडी करेंगे बॉडी सिस्टम असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, ठीक है। जितने भी बेबी के बॉडी सिस्टम है, जितने अपने अडल्ट के होते हैं उतने बच्चे के होते हैं, तो उन सभी को 1 बाय 1 अपन स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, ठीक है। तो लेक्चर पूरा जरूर लेना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन असेस करेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में अपन क्या असेस करेंगे, मेजर करेंगे हार्ट रेट बच्चे का। और बच्चे का कौन सा हार्ट रेट मेजर किया जाता है, एपिकल हार्ट रेट फुल 1 मिनट तक मेजर किया जाता है। चेक साइनोसिस, बॉडी जो है उसमें अपन बॉडी का स्किन का कलर देखेंगे कि साइनोसिस है या नहीं है, ये अपन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में चेक करेंगे। देन अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी असेसमेंट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन क्या असेस करेंगे, सक्शन द एयरवे। सबसे पहले अपन ये करेंगे जो मैंने बता दिया, पहले माउथ का करेंगे, देन अपन नोज का सक्शन करेंगे। सक्शन क्यों होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़रूरी, क्योंकि सक्शन क्या करता है, एयरवे को क्लीन कर देता है। देन अपन ऑब्जर्व करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कि कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, लाइक हाइपोक्सिया तो नहीं है, बच्चे को अबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड तो नहीं है, नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं है, ग्रंटिंग जो साउंड आता है, एक घरघराटी की आवाज़ आती है रेस्पिरेशन करते टाइम, वो तो नहीं है, और ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आती है, जो कि अबनॉर्मल है, ये अपने को असेस करनी है। साथ ही साथ अपन बच्चे को एडमिनिस्टर करेंगे O2, ठीक है। चलिए, नोट्स बनाते रहना, आराम से लिख लेना, एक एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है मैंने एनक्लेक्स का, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा। बहुत ज़्यादा टाइम लगा करके, मिनिमम मेरे को 1 साल लगे थे इन नोट्स को बनाने में, कंप्लीट एनक्लेक्स के, ठीक है ना। तो आप लोग इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाना यार, इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट हिपेटिक सिस्टम अपन असेस करेंगे, ठीक है। वैसे तो जीआई सिस्टम में अपन हिपेटिक को भी असेस कर लेते हैं, लेकिन हिपेटिक सिस्टम एनक्लेक्स में अलग से दिया हुआ है, लीवर वाला। कैसे असेस करेंगे, तो नॉर्मल किस प्रकार से असेस करेंगे, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है अपीयर होता है आफ्टर फर्स्ट 24 आवर टू 48 आवर ऑफ बर्थ। देखिए सिंपल सा बताता हूँ, 2 प्रकार के जॉन्डिस होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। तो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ये बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद, यानी 24 से 48 घंटे के बीच में जो जॉन्डिस हो रहा है, यानी बिलिरुबिन लेवल जो बढ़ रहा है, उसको तो बोलेंगे अपन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। लेकिन
बर्थ लेने के विदिन 24 आवर, लेस देन 24 आवर के अंदर अंदर हो रहा है अगर जॉन्डिस से, यदि बिलिरुबिन हो रहा है, बढ़ रहा है, यदि पीलिया हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, आराम से देख लेना। ट्रीटमेंट का तरीका एक ही होता है दोनों का, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग पूछे जाते हैं। तो ये तो होगी बात फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की। सेकंड कंटिन्यूसली मैं बताता हूँ आपको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। तो वही जॉन्डिस अकर विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है 24 आवर के अंदर होने वाला जॉन्डिस पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है। अच्छा, अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीरम बिलिरुबिन लेवल रीच एट जॉन्डिस, कितना पहुंच जाता है जॉन्डिस में। अलग अलग बुक्स में आपको 1000 तरीके के डाटा मिलेंगे, लेकिन अपने को याद करनी है एनक्लेक्स की डाटा। एनक्लेक्स लेटेस्ट जो 9th एडिशन है 2024 में चल रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें दे रखा है मोर देन 6 to 7 mg पर DL यदि जो बिलिरुबिन लेवल पहुंच जाता है तो उसको अपन बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है। चलिए अब देखिए और अपन हेपेटिक सिस्टम में और क्या क्या बात करेंगे। तो आयरन एंड ग्लूकागोन जो है, ग्लूकागोन हार्मोन, सॉरी ग्लाइकोजन, आयरन एंड ग्लाइकोजन जो है उसका स्टोर भी कहाँ होता है बच्चे के अंदर, लीवर में ही होता है। और अपने को क्या करना है, ऐसे चेक न्यू बोर्न से HB हीमोग्लोबिन चेक करना है और ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने को चेक करना है, ठीक है। तो ये हेपेटिक सिस्टम कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीनल सिस्टम की। तो आफ्टर बर्थ, ठीक है, बर्थ लेने के बाद में, जन्म लेने के बाद 5 to 10% वेट लॉस बाई फिटस क्या करता है, 5 से 10% वेट लॉस करता है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक। जैसे ही फर्स्ट सप्ताह होता है, एक सप्ताह के अंदर उसका 10% वेट घटता है बिकॉज ऑफ वाटर लॉस बाई किडनी, क्योंकि किडनी क्या करती है, एक्सेसिव अमाउंट में वाटर लॉस करती है, ठीक है। ये नॉर्मल है, वापस बच्चे का वेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो अपने को क्या करना है, मॉनिटर करना है, वेट को मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना है, और अपने को क्या क्या करना है साथ ही और अपने को असेस करना है साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, DHN डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम अपने को मॉनिटर करने हैं। बेबी के अंदर डिहाइड्रेशन के क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs आ गया है। तो बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम होते हैं ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, संकन आई, ठीक है, आई धंसी हुई सी आई, संकन फोंटानेल्स जो है सर पर वो धंसे हुए से, ठीक है, और पुअर स्किन टर्गर मतलब इलास्टिसिटी स्किन की, तो ये कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम है किसके, डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए। चलिए तो ये अपन असेस कर लेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। तो इम्यून सिस्टम जो है इसमें अपन असेस करेंगे, न्यू बॉर्न जो है, न्यू बॉर्न रिसीव पैसिव इम्यूनिटी न्यू बॉर्न रिसीव करता है, ठीक है। IgG इम्यूनोग्लोबिन जी जो है वाया प्लेसेंटा, यानी कि एक मदर से एक बच्चा जो है वो इम्यूनोग्लोबिन IgG जो है, IgG ये इम्यूनोग्लोबिन रिसीव करता है, ठीक है। कौन करता है, फिटस बच्चा करता है, किसके थ्रू करता है, वाया प्लेसेंटा के थ्रू करता है, ठीक है। ये बच्चे को होने वाले डिजीज से बचाता है, कौन, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और क्या रिसीव करता है, और IgA भी रिसीव करता है, लेकिन ये किसके द्वारा रिसीव करता है बच्चा, मिल्क और कोलोस्ट्रम के द्वारा मदर से ये बच्चा रिसीव करता है, ठीक है, जो कि इसको होने वाली फ्यूचर में डिजीज से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूज एसेप्टिक टेक्निक्स। बच्चों को जब भी हैंडल करना होता है न्यूबॉर्न को, तो उस दौरान एसेप्टिक टेक्निक्स जो है वो काम में लेने चाहिए, ठीक है, क्लीन टेक्निक जिसको बोलते हैं, ठीक है। देन अपन बात करते हैं इंक्रीज टेम्परेचर। यदि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसका मतलब इट इज़ द साइन ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेक्शन, बच्चे को इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसका सिम्टम है ये, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों में डेथ का कारण भी क्या माना जाता है, इंक्रीज टेम्परेचर ही माना जाता है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाना। देन एडमिनिस्टर आई ड्रॉप जो है वो अपने को क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है जैसे ही बर्थ लेता है, जन्म लेने के बाद में, आफ्टर बर्थ, टू प्रिवेंट ओप्थेल्मिया नियोनेट्रम कंजक्टिवाइटिस। तो ओप्थेल्मिया नियोनेट्रम जो कंजक्टिवाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, आई ड्रॉप भी दी जाती है बच्चे को, कौन सी, एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप बच्चे को दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रोवाइड कोल्ड केयर जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, कीप इट ड्राई एंड वाइप विथ एल्कोहल। कोड को हमेशा ड्राई रखो और एल्कोहल से उसको क्लीन करो। तो ये सब चीज़ें अपन ने किस में असेस की, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने असेस की इम्यून सिस्टम में, ठीक है। चलिए ये असेस कर लिया अपन ने। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम एंड GIT सिस्टम। तो GIT जो सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, इसमें अपन न्यूबॉर्न कैन इजिली डाइजेस्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सबसे बेस्ट जो पाचन जो फूड है तो वो कौन सा है बच्चे के लिए, कार्बोहाइड्रेट में भी मेटरनल ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टमक की कैपेसिटी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है सॉरी। तो स्टमक की जो कैपेसिटी है बच्चे में फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ
कितनी होती है 10 ml होती है, और 10th डे 10वें दिन का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें स्टमक की कैपेसिटी 90 ml हो जाती है। देन मॉनिटर बॉटल फीड, बच्चे का जो बॉटल फीड है वो अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इट शुड नॉट बी मोर देन 30 ml एट अ टाइम, 30 ml से ज़्यादा बच्चे को दूध नहीं पिलाना एक बार में। बर्प बेबी आफ्टर फीड, प्रत्येक फीड के बाद में उसको पीठ पर तपतपी दे करके, मतलब जनरली बच्चे को क्या किया जाता है, बर्प किया जाता है, उसको डकार दिला दी जाती है एक तरह से। इसका मतलब वो प्रॉपरली उसने वो मिल्क जो है वो अब बाहर नहीं उड़ेलेगा वो, ठीक है। तो बर्प करना ज़रूरी है, उसको तपतपी देनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, चेक द स्टूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टूल चेक करना है तो फर्स्ट डे आफ्टर 24 आवर, ठीक है। फर्स्ट 24 आवर जो है, स्टार्टिंग के जो 24 घंटे है जन्म लेने के बाद में, उस स्टूल को बोलते हैं मिकोनियम स्टूल, ठीक है। ये थोड़ा ग्रीनिश होता है। देन ट्रांजिशनल स्टूल, ये भी ग्रीनिश होता है लेकिन ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है। देन धीरे धीरे येलोइश स्टूल या ब्राउन कलर का स्टूल होने लगता है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं अगला सिस्टम अपन कौन सा असेस करेंगे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जिसके अंदर अपन न्यू बोर्न के रिफ्लेक्स चेक करेंगे, आगे आएगा रिफ्लेक्सेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्मल रेगुलेशन सिस्टम या थर्मल रेगुलेटरी सिस्टम अपन असेस करेंगे। तो न्यू बोर्न जो है शुड नॉट शिवर टू प्रोड्यूस हीट, बच्चे को कभी भी कंपकंपी नहीं होनी चाहिए। यदि कंपकंपी होगी तो वेट लॉस उसका होगा, ठीक है, सॉरी हीट लॉस होगा, ठीक है। यदि बच्चा कंपकंपा रहा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट जो है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है, तो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। नेक्स्ट, प्रिवेंट हीट लॉस वाया इवापोरेशन, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। देखिए बच्चे को इन तरीकों से हीट लॉस हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना भी। बच्चे को कौन कौन से तरीकों से हीट लॉस हो सकती है, तो इवापोरेशन के थ्रू हो सकती है। मतलब इवापोरेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी का फ्लूइड है वो डायरेक्ट एयर बन करके उड़ जाना, ठीक है, भाप बन करके उड़ जाना। यानी कि बच्चे को यदि अपन प्रॉपर तरीके से रैप नहीं करेंगे तो इवापोरेट होकर के उसकी बॉडी का फ्लूइड कम होने लगेगा, बॉडी से फ्लूइड कम होने लग जाएगा, उसको बोलेंगे इवापोरेशन। तो ये एक तरीका हो गया हीट लॉस का, ठीक है। दूसरा तरीका रेडिएशन, रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा बच्चे का अंदर का जो हीट है वो हीट जो है वो लॉस होना, ठीक है। जैसे कि बच्चा लेटा हुआ है और उसको उसके आसपास क्या हो रहा है, कोई न कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है, कोई न कोई ठंडा सरफेस है, तो उसकी वजह से, लेकिन वो टच नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, तो उसको अपन बोलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन के द्वारा भी बच्चे का हीट लॉस होता है। नेक्स्ट, कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है बच्चे को किसी कॉन्टैक्ट, मतलब ऐसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में ला दिया जो कि ठंडी है, ठंडे सरफेस पे लेटा दिया गया जो कि टच हो रही है उसको, बच्चे को, ठीक है ना, तो उसके द्वारा यदि हीट लॉस हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे कंडक्शन के द्वारा हीट लॉस होना। और फोर्थ है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब होता है बच्चे को जहाँ पर लेटाया हुआ है, बेबी को और मदर को, वहाँ पर खिड़कियाँ वगैरह खुली है, बहुत ठंड है, बच्चे को रेप नहीं कर रखा, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, ठीक है ना, कन्वेक्शन, एयर आ रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से यदि हीट लॉस हो रहा है तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। वापस इसको वीडियो को पीछे करके अच्छे से सुन लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सारे हीट लॉस के मेथड है, तो इनको प्रिवेंट करना है अपने को, ठीक है। किस प्रकार से प्रिवेंट करेंगे, बच्चे को ब्लैंकेट में या वार्म क्लॉथ में रैप करके अपन इससे बचा लेंगे, बस इतना ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एनक्लेक्स में, दैट इज कोल्ड। जब भी कोल्ड हो, ठंडा इन्वायरमेंट हो, तो उस कंडीशन में O2 का कंजप्शन बढ़ जाता है और O2 अपटेक जो है वो लंग्स के द्वारा डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि कोल्ड के अंदर O2 जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में टिश्यूज़ को चाहिए होती है, तो इसलिए कंजप्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो लंग्स है प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो पाते, पूरी प्रॉपर जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो रिसीव नहीं कर पाते, अपटेक जो है वो नहीं कर पाते। तो अपटेक तो हो गया डिक्रीज O2 का, और कंजप्शन यानी कि जो मांग है वो बढ़ गई, बॉडी के अंदर मांग बढ़ गई लेकिन सप्लाई जो है वो सप्लाई नहीं बढ़ी। तो उस कंडीशन में बॉडी जो है वो क्या करेगी, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चे का क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को और रेस्पिरेटरी डेप्थ को बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी तो इस कंडीशन में बॉडी की जो सेल्स हैं वो स्टार्ट कर देगी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि बॉडी को पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की अपटेक तो कम हो रही है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इस कम अपटेक में ही काम चलाना है, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी के अंदर अब ग्लूकोज तो फॉर्मेशन करना जरूरी है एनर्जी के लिए, तो बॉडी क्या करेगी, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी जो है, बॉडी की पीएच घटने लग जाएगी, क्योंकि एसिड का फॉर्मेशन जो है वो
इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना, एसिड का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा। और उस एसिड का फॉर्मेशन यदि इंक्रीज होगा तो पीएच जो है वो घटेगी, घटेगी या नहीं घटेगी? ये मान लीजिए 7 पीएच है, ये 14 पीएच है, ठीक है। तो पीएच घट रही है तो ये एसिड तो बढ़ रहा है ना, है ना। ये 7 से 14 की तरफ जा रहा है, पीएच बढ़ रही है तो इसका मतलब एल्केलोसिटी बढ़ रही है। पीएच यदि घट रही है तो इसका मतलब एसिडिटी बढ़ रही है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं इस कॉन्सेप्ट को वापस बता देता हूँ। देखिए, जब भी कोल्ड होगा, ठीक है, यानी ठंड का एनवायरनमेंट है, तो उस कंडीशन में O2 की जो कंजप्शन है, बॉडी क्या है, O2 को ज़्यादा यूज करेगी, ठीक है ना। जबकि O2 का जो अपटेक है लंग्स के द्वारा वो तो नॉर्मली रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो O2 की मांग बढ़ जाएगी, O2 की खपत बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में बॉडी क्या करती है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा देती है, ठीक है। और साथ ही साथ बॉडी की जो सेल्स है वो स्टार्ट कर देती है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्यों कर देती है, क्योंकि बॉडी को चाहिए ग्लूकोज, ठीक है ना। अब ग्लूकोज चाहिए, लेकिन ग्लूकोज के लिए ज़रूरी क्या है, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को बनाना है बॉडी को, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को बनाएगी ना, तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि एसिड बॉडी में बढ़ेगा तो पीएच जो है वो घटेगी। ये दोनों एक ही तो बात है ना, कोई अलग अलग बात है थोड़ी ना है। एसिड बढ़ रहा है तो पीएच घट रही है, सही है बात, ठीक है ना। तो इसलिए पीएच जो है वो घट जाएगी और उस कंडीशन को अपन बोल देंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो कोल्ड की कंडीशन में, जनरली कोल्ड की कंडीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी में होता है। ये कॉन्सेप्ट बस इतना सा समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। नर्व सिस्टम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बच्चे के रिफ्लेक्सेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे बता देता हूँ शॉर्ट में एकदम, ठीक है ना, ध्यान में रह जाएंगे आपके। तो सबसे पहला रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स या फिर रूटिंग रिफ्लेक्स। जब भी बच्चे के लिप्स पे कोई ऑब्जेक्ट टच किया जाता है तो वो सकिंग करने की कोशिश करता है, ठीक है। या उसको जब टच किया जाता है जिस पार्ट में, तो उस जिस चिक के जिस भी पार्ट को टच किया जाता है तो वो मेटनल जो ब्रेस्ट के निपल्स है उनको मान करके उनको वो सक करना चाहता है, दैट इज सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये सकिंग रिफ्लेक्स है। डिसअपीयर होना या अपीयर होना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो सकिंग रिफ्लेक्स जो है डिसअपीयर होगा 3 to 4 मंथ पर, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, निगलने वाला रिफ्लेक्स। जैसे ही कोई चीज़ बच्चे के ओरोफेरिंजियल रीजन में आएगी, ओरोफेरिंजियल, ओरल जो कैविटी है वहाँ पर फेरिंग्स वाला जो रीजन है वहाँ तक पहुँचेगी तो बच्चा निगलने वाला रिफ्लेक्स शो करेगा, जिसको बोलते हैं स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। ये होल लाइफ तक रिमेन रहता है। ये अपन बड़े हो जाते हैं, अपन भी देखते हैं कोई भी चीज़ अपने कंठ तक यदि पहुँचती है ना, ओरोफेरिंग्स तक, तो अपन उसको निकलना ही चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, टोनिक नेक रिफ्लेक्स या फेंसिंग रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स है का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बच्चे को स्टिमुलाई दिया जाता है, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, जो जिस तरफ से उसको स्टिमुलाई मिला है, ठीक है, उस स्टिमुलाई की तरफ बच्चा क्या करेगा, अपने जो लिम्ब है, जो अपने हाथ और पैर है उनको क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा, ठीक है, अपनी बॉडी के पास लेकर के आ जाएगा। उसको बोलते हैं टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। जहाँ से अब उसको स्टिमुलाई मिला है उस तरफ उस तरफ के जो लिम्ब्स है उनको वो क्या करेगा, फ्लेक्स कर लेगा। टोनिक नेक रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं अपन। तो ये डिसअपियर होता है। डिसअपियर होने का टाइम इंपॉर्टेंट है, अपीयर तो बर्थ के साथ ही होता है, डिसअपियर इंपॉर्टेंट है। डिसअपियर कब होगा, 3 to 4 मंथ ऑफ एज, इस टाइम पर ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। इन रिफ्लेक्सेस की जो एक्चुअल लैंग्वेज है ना वो तो बुक में दे रखी है, वो इतनी खास है भी नहीं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिफ्लेक्स है क्या और डिसअपियर और अपीयर कब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पाल्मर एंड प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पाल्मर का मतलब होता है अपनी हथेलियों से किसी चीज़ को उठाना। प्लांटर का मतलब होता है अपने जो जो पैर के तलवे हैं उनको वो क्या करना है, उनको सिकुड़ाना। तो पाल्मर एंड प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये डिसअपियर कब होते हैं, अपीयर तो बर्थ के टाइम पर होते हैं, डिसअपियर कब होंगे, 3 to 8 मंथ पर डिसअपियर हो जाएंगे। देन मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या है, जब भी बच्चे को अपन थोड़ा सा उसको उछालते हैं या अपन उसको थोड़ा सा बैक डाउनवर्ड नीचे करते हैं अचानक से, ठीक है, गोद में ले रखा हो उसको अचानक से नीचे करेंगे तो उसको वो अपने हाथ फैलाएगा, ठीक है, अपने हाथों को अपने पैरों को वो फैलाएगा। उसको अपन बोलते हैं
मोरो रिफ्लेक्स हाइपर एक्सटेंशन करेगा, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स। ये 3 to 6 मंथ पर डिसअपियर हो जाता है। अपीयर कब होता है? बर्थ टाइम पर अपीयर होता है। चलिए नेक्स्ट, स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स, जब भी बच्चे को हाई साउंड दिया जाता है तो वो क्या करता है, एक तरह से भयभीत होता है, उसको बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स। डिसअपियर कब होगा? 4th मंथ पे डिसअपियर हो जाएगा। देन बेबिन्स्की रिफ्लेक्स, जब भी बच्चे के जो पैर के जो तलवे हैं वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट टच किया जाएगा तो उसके जो थंब है, पैर का अंगूठा जो है वो अपवर्ड होगा, ठीक है, डोर्सीफ्लेक्स होगा, और जो बाकी की जो फिंगर्स है वो क्या होगी? क्वांटरफ्लेक्स होगी, ठीक है, नीचे की तरफ होगी। तो उसको अपन बोलते हैं बेबिन्स्की रिफ्लेक्स, ठीक है। ये डिसअपियर कब होता है? 1 साल पर डिसअपियर हो जाना चाहिए ये। नेक्स्ट, स्टेपिंग रिफ्लेक्स, जब भी बच्चे को होल्ड किया जाता है, खड़ा किया जाता है, तो वो स्टेप मतलब डांसिंग टाइप का सा मूवमेंट शो करता है, तो उसको बोलते हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्स। डिसअपियर कब होता है? 4th मंथ पर ये डिसअपियर होता है। ये सारे डाटा इनक्लेक्स के हैं, ठीक है ना, एग्जिट है एकदम ऐसे की ऐसे ही। नेक्स्ट, क्रावलिंग रिफ्लेक्स। क्रावलिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक तरह से घुटनों के बल चलना, मतलब पेट और घुटनों के बल चलना, दैट इज क्रावलिंग रिफ्लेक्स। कब डिसअपियर होता है? 6 वीक पर ये डिसअपियर होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होते हैं अपने कंप्लीट जितने भी बॉडी सिस्टम उन सभी के एग्जामिनेशन कंप्लीट होते हैं। देन नेक्स्ट पोर्शन है इस 28th चैप्टर का, केयर ऑफ न्यू बॉर्न इन अबनॉर्मल कंडीशंस। जितने भी अबनॉर्मल कंडीशन है, जितने भी डिजीज कंडीशन है बच्चे की, वो अपन स्टडी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये अगले पार्ट में अपन स्टडी करेंगे। धन्यवाद।